नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर, कुछ इम्पोर्टेंट जो नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। तो सबसे पहले देखिए जो नेशनल करंट अफेयर में है, नेशनल करंट अफेयर। तो जो राष्ट्र अभी घटनाक्रम चल रही है, इसमें क्या है, विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार प्लस एप्पल, जो एप्पल मोबाइल बनाने वाली कंपनी आईफोन बनाती है। तो इसमें क्या है, एप्पल और इसके साथ साथ में जो केंद्र सरकार है, इस पे विपक्ष पार्टियों ने, तमाम विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया है कि स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग हो रहे हैं। एक शब्द इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग, और साथ साथ में क्या है, सर्विलांस स्टेट। तो सर्विलांस स्टेट, ये दो शब्द है। अब देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार, विपक्ष पार्टी जितने भी है, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सारे विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया केंद्र सरकार और एप्पल पे कि केंद्र सरकार एप्पल के साथ मिलकर जो वो आईफोन चला रहे हैं एप्पल का, उसमें मैसेज आ रहे हैं हैकिंग का। क्या मैसेज आ रहे हैं कि विपक्ष पार्टी आप कहाँ पे है, क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज आपके हमारे पास है। तो स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग है ये। सेकेंड है कि सर्विलांस स्टेट, की विपक्ष पार्टी के जो भी सदस्य हैं या लोग हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो सरकार अपनी निगरानी में ले रही है, ये विपक्ष पार्टियों का कहना है। इधर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सरकार का कहना है कि वो गंभीर है, अगर इस तरीके की एक्टिविटीज है तो इसने एप्पल को नोटिस दिया है कि जवाब देने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो क्लारिफिकेशन केंद्र सरकार ने एप्पल के साथ मिला है, प्लस जांच इंक्वायरी बैठा दी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर सीरियस है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह जो है सुरक्षा प्लस निजी, ये दो चीज हैं जो आज के डेट में बहुत सेंसिटिव मामला है। एक तो निजी जो है, निजी पर्सनल लाइफ जो भी होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स है, तो निजी अधिकार का उल्लंघन। तो केंद्र सरकार का कहना है कि वो निजी राइट्स को बचाने के लिए गंभीर है। पुनः जो भी सुरक्षा है, अगर इस तरीके की कोई सिक्योरिटी से संबंधित है, क्योंकि एप्पल विदेशी कंपनी है और हैकिंग जो है, तो इसमें तमाम तरीके की सिक्योरिटी, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, है ना। तो ये दोनों को लेके केंद्र सरकार गंभीर है और एप्पल को नोटिस दी है, प्लस इंक्वायरी जांच कमेटी बैठा दी है। तो ये पहला है आपका कि स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग क्या होते हैं, जिसमें सरकार जो है हैकिंग में शामिल होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, वो सारी गतिविधि जब सरकार के द्वारा एक फोन डिवाइस के द्वारा होने लगे तो इसे हैकिंग कहते हैं। पुनः सर्विलांस स्टेट का है, जब सरकार निगरानी रखने लग जाए तो उसे एक विजिलेंस स्टेट, सर्विलांस स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका पहला करंट अफेयर का टॉपिक जो भी चर्चा है मुद्दे में। और ये घटना तब घट रही है जब चुनाव आ रहे हैं। 5 राज्यों में आप देखें कि चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में। तो एक राजनीतिक मुद्दा भी है, पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, टेक्निक है एआई। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको मैंने आपको क्या बताया था, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक सम्मेलन जो सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सम्मेलन बोलेंगे जी, इसमें जोड़ लीजिए एआई सुरक्षा सम्मेलन। तो कहाँ पे होने वाले हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, बोलेंगे ब्रिटेन में होने वाला है इस साल। और इसमें जो दिग्गज दिग्गज कंपनियां हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां, प्लस नेता जो राष्ट्र नेता हैं, अपने अपने कंट्री के वो भाग लेंगे। तो राष्ट्र नेताओं का, ग्लोबल नेताओं का पार्टिसिपेशन, ग्लोबल लीडर, इसके साथ साथ क्या बोलेंगे लीडर के साथ, कि टेक्निक की कंपनी जैसे एलन मस्क है, जेफ बेजोस, ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब भाग लेंगे आर्टिफिशियल सुरक्षा सम्मेलन जो ब्रिटेन में होने वाला है। इसमें एक गाइडलाइंस बनाने की कोशिश करेंगे, इसको बोलेंगे वैश्विक गाइडलाइंस। जो वैश्विक गाइडलाइंस है,
लाइन जो वैश्विक गाइडलाइंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा भी है, जहां एक साइड प्रॉफिट है तो इसके नुकसान भी है। नुकसान में वही बोलेंगे आप कि निजी चीज को लेके निजी राइट्स को उल्लंघन कर सकता है, डेटा का ब्रीचिंग कर सकता है, कई राष्ट्र की सरकार को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, जैसे आतंकवाद से रिलेटेड जो भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या तस्कर इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। प्लस जो निजी डेटा है उसका उल्लंघन हो सकता है। तो इसको लेके गाइडलाइंस बनाना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी गाइडलाइंस से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस है ब्रिटेन में होने वाले हैं, इसमें चीन, अमेरिका और बड़ी बड़ी दिग्गज जो टेक्नोलॉजी से जुड़े जैसे एप्पल और बोलेंगे अमेजोन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पुनः एक और है कॉलिन डिक्शनरी, आर्टिफिशियल से जुड़ा हुआ है। इसी से देखिए एआई से जुड़ा हुआ। इस साल जो कॉलिन डिक्शनरी है ये पूछता है वन लाइनर में। जो कॉलिन डिक्शनरी है आपका, डिक्शनरी एक अलग डिक्शनरी है कॉलिन डिक्शनरी। तो बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 का शब्द है इस बार। ठीक है, जो इस बार सबसे अधिक चर्चा में आया शब्द है कॉलिन डिक्शनरी में जोड़ा गया है, वो बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेके प्लस इसके मिस दुरुपयोग को लेके ये शब्द जुड़ा है, जब सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये कॉलिन डिक्शनरी का कहना है। अब यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं हीरे से जुड़ा हुआ है आईआर का। तो एक है हीरा का कारोबार। जो डायमंड है हीरा, हीरा ये डायमंड जो रफ डायमंड है अर्थात कच्चा हीरा, कच्चे हीरे का जो 33% बोलेंगे, कच्चे हीरे का 33% जो एक्सपोर्ट करता है वह करता है रूस। ठीक है, तो वो अपने हीरे कारोबार के लिए प्रसिद्ध है रूस। ये कच्चे हीरे का 33% सप्लाई करता है। लेकिन रूस यूक्रेन के मुद्दे पे जो वेस्टर्न कंट्री है लगातार रूस के ऊपर प्रेशर डालती जा रही है, चाहे इसका तेल गैस हो, एक हीरा हो या डिफेंस का प्रोडक्ट हो, कि किसी भी तरीके से इसका फंड रुक जाए और ये सप्लाई ना कर पाए और रूस यूक्रेन युद्ध में ये हारे। तो वेस्टर्न कंट्री क्या है, रूस यूक्रेन के मुद्दे पे जो रूस का कच्चा हीरा है, बोलेंगे हीरा जो है कच्चा हीरा, इसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रही है। ये अलग अलग पहल कर रही है। अब देखिए वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया है। जो वेस्टर्न कंट्री है, तो वेस्टर्न कंट्री है पश्चिम देश, इन्होंने रूस के हीरे को कन्फ्लिक्ट हीरे का नाम दिया है, कन्फ्लिक्ट डायमंड। पुनः ब्लडी डायमंड या ब्लड डायमंड। तो बोल रहे हैं संघर्ष वाला डायमंड, युद्ध वाला हीरा, खून वाला हीरा। ये क्या है, इसका मतलब क्या है। पश्चिम देश कह रहे हैं जो हीरा रूस बेच रहा है उसमें यूक्रेन के जो मासूम लोग हैं, जो हीरा बेच रहा है उसमें यूक्रेन के मासूम लोग या निर्दोष लोग का खून शामिल है। वो कत्ल करके क्या है हीरे का सप्लाई कर रहा है, हीरे से पैसा इकट्ठा कर रहा है, फिर हथियार और अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, फिर से अटैक कर रहा है। तो जो खून से सना हुआ हीरा है, तो ऐसे हीरे को डेमोक्रेटिक कंट्री को नहीं लेना चाहिए और बंद कर देना चाहिए कारोबार रूस के साथ में। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है या मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाली कंट्री है वो रूस के साथ हीरे का कारोबार ना करे। और G7 इसमें विशेष रूप से एक्टिव है। G7 क्या है, तो ग्रुप ऑफ 7, इसमें 7 देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा। तो ये जो G7 है ये क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से एक्टिव है इसके रूस के जो हीरा डायमंड है कारोबार को रोकने के लिए। तो डायमंड का नाम ही दे रहे हैं ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड। अभी कुछ समय पहले तक वो तेल को बोलते थे कि खून से सना हुआ तेल है रसिया तेल, और भारत
ना खरीदे उस तेल को, क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है, बदले में रूस को पैसा दे रहा है, रूस उससे हथियार बनाता है, पुनः यूक्रेन पे अटैक करता है, निर्दोष लोग को मारता है। और भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री, अहिंसा वाला कंट्री ऐसे कैसे कर सकता है? रूस को, रूस का तेल खरीदना बंद करना चाहिए। तो ये कहना है पश्चिम कंट्री का। अब यहाँ इसी जुड़ा हुआ एक शब्द आ रहा है जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण निकल के आता है, किमरल्ले। क्या बोलेंगे? किमरल्ले प्रक्रिया। एक शब्द का इस्तेमाल होगा, किमरल्ले प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या है? तो बोलेंगे किमरल्ले प्रक्रिया 2003 में आया। कब बोलेंगे? स्थापना क्या है? 2003 में है। एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे 85 देश इसमें शामिल हैं, 85 देश शामिल है। ये किससे जुड़ा है? बोलेंगे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है हीरे का कारोबार करने से। हीरे का जो है कारोबार, तो जो भी डायमंड का कारोबार करने वाली कंट्रियां हैं वो किमरेले प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जो हीरे का एक वैश्विक रेगुलेशन देखता है। ठीक है। स्थापना 2003 में हुआ, इसमें 85 देश शामिल है, रूस भी शामिल है। तो किमरल्ले प्रक्रिया के माध्यम से वो रोकना चाहते हैं। अब एक शब्द आ रहा है किमरल्ले, ये है क्या? एक शब्द है, अगर किमरल्ले प्रक्रिया पूछे तो आपको बताना होगा कि 85 देशों का एक संगठन जो हीरे का कारोबार करता है। ओनली अगर आप किमरल्ले की बात करेंगे तो बोलेंगे साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हीरे का खान है। हीरे की खान, वर्ल्ड की सबसे बड़ी खान है हीरे की। जितने भी बड़े बड़े आपको कैरेट्स में हीरे दिखाई देते हैं वो किमरल्ले की खान से ही मिलते हैं। तो उसी के नाम पे प्रक्रिया को अपना लिया गया। जब भी अगर किमरल्ले शब्द का इस्तेमाल होगा तो आप याद रखिएगा वो हीरे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो किमरल्ले की खान कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। किमरल्ले प्रक्रिया क्या बोलेंगे? प्रोसेस। तो हीरे के कारोबार से जुड़ा है, ये आपसे पूछेगा। अब यहाँ देखिए एक स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है, इस पे थोड़ा डिटेल बता दूं आपको। स्टबल बर्निंग प्रदूषण से रिलेटेड है। स्टबल बर्निंग अर्थात कृषि अवशेष का जलना। बोलेंगे कृषि अवशेष, कृषि अवशेष का दहन। जो भी फसल कटने के बाद अवशेष रह जाते हैं कृषि के, जैसे अगर धान है, ठीक है, दाल है, तो इसकी फसल की कटाई होती है। फसल की कटाई होने के बाद जो डंडियां रह जाती है अवशेष के रूप में, उसे बोलते हैं अवशेष, स्टबल। अब जब किसान इस अवशेष को क्या करता है, या तो जला देगा या तो फिर जानवरों को खिलाने के रूप में इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर बफर स्टॉक ज्यादा हो जाए, अधिक मात्रा में सरप्लस ज्यादा हो, तो क्या हो? तो वो जलाते हैं। तो अवशेष को क्या करते हैं? जलाते हैं। अब अवशेष जब जलाते हैं तो उससे धुआं और राख निकलते हैं। ये धुआं प्लस राख, अब ये दोनों उड़ के क्या है? धुआं और राख बोलेंगे। ये दोनों क्या है? उड़ के हवा में तैरते रहते हैं और अंत में धुआं तो आपका एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, वायुमंडल में। लेकिन राख क्या है? पुनः जमीन पे आते हैं। तो राख जो है जमीन पे वापस आता है और जमीन पे फिर से क्या होगा? ये एकत्रित हो जाता है। इसके कारण जो कृषि भूमि रहती है वो कृषि भूमि क्या है आपका? अनुपजाऊ हो जाती है। फिर से बंजर होने लगेगी कृषि भूमि, जो है बेकार होने लगेगी, अनुपजाऊ, क्योंकि राख धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं उस कृषि भूमि पे। तो एक पूरा प्रक्रिया चल रहा है। ये विशेष रूप से आप बोलेंगे दिल्ली एनसीआर में होता है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर जो है क्या है आपका? तो कैपिटल रीजन वाला इलाका, आसपास दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ तक गया हुआ है दिल्ली एनसीआर, इधर फरीदाबाद, तो गुड़गांव सब शामिल है। इसके आसपास में देखिए क्या बोलेंगे? हरियाणा, पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश है। तो क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान ये स्टबल बर्निंग को जलाते हैं, कृषि अवशेष को जलाते हैं। जलाने के कारण क्या होता है? धुआं, राख उत्पन्न होता है। पूरा दिल्ली एनसीआर के इलाके में
ठंडी के समय बोलेंगे ये एकत्रित हो जाता है ठंडी में, तो इसके बोलते हैं स्मॉग का जन्म होता है, इसमें धुआं शामिल है। S4 बोलेंगे स्मॉग मतलब धुआं, और OG का मतलब है फॉग, अर्थात एक साइड धुआं और एक साइड कोहरा, धुआं प्लस कोहरा, तो पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। दिल्ली NCR में जो ठंडी दिखाई दे रही है आपको, ठंड में प्रदूषण, ये प्रदूषण का कारण क्या है अर्थात स्मोक का कारण क्या है, तो बोलेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं स्टबल बर्निंग करते हैं, और इसके कारण ये ठंडा में बना रहता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जब धुआं चारों साइड छा जाएगा, स्मोक छा जाएंगे, तो श्वसन से संबंधित बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है, तो हेल्थ समस्या उत्पन्न होती है। पुनः जो है विजिबिलिटी अर्थात रोड पे गाड़ी जो है कम दिखाई देती है, तो एक्सीडेंट का खतरा अधिक होता है, दृश्यता विजिबिलिटी कम हो जाती है, फलस्वरूप रोड एक्सीडेंट अधिक होते हैं। और एक राजनीतिक मुद्दा बनता है अलग अलग स्टेट में, इससे निपटने के लिए क्या बोलेंगे आप, इससे निपटने के लिए नेस्ले कंपनी, पेप्सिको कंपनी टेक्नोलॉजी और फंडिंग किसानों को उपलब्ध करा रही है। कुछ कंपनियां आगे आई है कि कैसे भी कृषि अवशेष का सही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो कुछ कंपनियां आगे आई है, नाम सुने होंगे, नेस्ले मैगी बनाती है नेस्ले, और साथ साथ में क्या डेयरी प्रोडक्ट का बहुत सारा बनाती है जैसे कॉफी, इसी के साथ पेप्सिको। तो पेप्सिको जैसी कंपनियां आगे आई है, वो ये टेक्निक देगी प्लस फंड देगी, किसानों को देगी, दोनों को, टेक्निक और फंड किसानों को, प्लस साथ साथ में जो स्टबल बर्निंग का है उसका भी इस्तेमाल करेगी। स्टबल बर्निंग देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेस्ले और पेप्सिको दो कंपनियां हैं, ये आगे आ रही है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं प्राइवेट जो टेक्निक और फंड, पैसा भी दे रही है, टेक्नोलॉजी भी दे रही है किसानों को, और किसानों को बोल रही है कि आप स्टेबल बर्निंग ना करके वो हमें दे दीजिए, ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, बायोमास रहता है उसमें, उस बायोमास का हम जलाएंगे कोयले के रूप में, तो कोयले के रूप में हम जलाएंगे अपने बॉयलर में, और बॉयलर में जला के हम क्या है उसका बिजली बना लेंगे, या फिर जो भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट है उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो बॉयलर में इस्तेमाल कर लेंगे बायोमास से। इससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी अमोनिया है निकलेंगे, प्रदूषण कम होगा और सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, प्लस आपको पैसे ही मिल जाएंगे। तो स्टबल बर्निंग जो भी है वो बच जाएगा, और किसानों से वो खरीद भी लेंगे, किसानों की आमदनी भी जनरेट हो जाएगी। क्यों किसान अपना जला के बर्बाद करेंगे पैसा, है ना, तो किसान इनको दे दे। पुनः ये क्या है, दूसरी टेक्नोलॉजी का ये विकास कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर उनको पैसा दे रही है, नेस्ले, पेप्सिको जैसी कंपनी, ताकि जो स्टबल है कृषि अवशेष उसको जमीन में गाड़ दिया जाए, क्या बोलेंगे, जमीन में गाड़ा जाए। अगर जमीन में ही गाड़ दिया जाए तो उनका अपघटन होगा, बैक्टीरिया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, और इससे कृषि का उपजाऊपन हमेशा बने रहेगा। तो दोनों तरीके से काम कर रही है कि स्टबल बर्निंग पे तो जमीन में गाड़ दिया जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी आए, और जो जमीन में गड़ जाएगा कृषि अवशेष उसका अपघटन होगा, इससे कृषि की प्रोडक्टिविटी, उपजाऊपन बने रहेगा। दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी और फंड किसानों को उपलब्ध करा रही है, इससे किसानों को आमदनी भी जनरेट हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया जैसी गैसों का उत्सर्जन कम होगा, वायुमंडल में कम प्रदूषण होंगे, लोगों पे कम स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ेगा। तो स्टबल बर्निंग याद रखिए किसे बोलते हैं। एक है कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ IR का क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश है लगातार अपने फ्रेंडशिप को नए मुकाम मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। भारत व बांग्लादेश, ये दोनों क्या है, फ्रेंड है आपस में, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये लगातार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर
वह कनेक्टिविटी। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे रेल, रोड, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन, अलग अलग पानी वाला गैस वाला पाइपलाइन, ये सब कनेक्टिविटी भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ये साथ में जुड़े हुए हैं। तो रेल, रोड, बंदरगाह, बिजली पाइपलाइन के जरिए दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो भारत जैसे रेल लाइन बना रहा है, अखूरा, क्या बोलेंगे, अखूरा व अगरतला, अखूरा अगरतला रेल लिंक। अब रेल लिंक में भी अलग अलग है, जैसे पैसेंजर के लिए एक पैसेंजर जाए, पैसेंजर गाड़ी चले, पुनः कंटेनर चले रेलवे के लिए, कंटेनर, पार्सल के लिए अलग से हो। तो कंटेनर रेलवे, पार्सल रेल, ऐसे करके जोड़ रहे हैं। अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट, बोलेंगे दो देशों के बीच में है। अगरतला तो भारत में है, अखूरा कहाँ, बांग्लादेश में। एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। पुनः बोलेंगे मैत्री, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, 4000 मेगावाट से अधिक का जो बिजली जनरेशन वाला सेंटर है, थर्मल पावर प्लांट अगर 4000 मेगावाट से अधिक का हो तो उसे क्या बोलते हैं, या MW लिखिएगा, मेगावाट, M फॉर मेगा, W फॉर वाट। तो 4000 मेगावाट से अधिक का थर्मल पावर प्लांट क्या कहलाता है, सुपर थर्मल पावर प्लांट। मैत्री शब्द जब भी इस्तेमाल होगा तो याद रखिएगा, मैत्री का मतलब है ये वाला मैत्री। मैत्री का अर्थ है भारत और बांग्लादेश के बीच का एक मैत्री, फ्रेंडशिप। ठीक है। तो कभी कभी आता है मैत्री शब्द किन, मैत्री जैसे एक्सरसाइज हो रहे हैं, या मैत्री शब्द का इस्तेमाल किन देशों के लिए किया जा रहा है, तो भारत और बांग्लादेश। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट ये बांग्लादेश में भारत लगा रहा है, 4000 मेगावाट से अधिक का। अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, और भी कई तरीके का रेल लिंक प्रोजेक्ट है। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, इससे ये होगा, भारत का जो कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह से जो ढाका, चिटगांव, चिटगांव ये है बांग्लादेश में। तो कोलकाता से जो भी कंटेनर शिपमेंट है ढाका चले जाएंगे, चिटगांव चले जाएंगे, पुनः चिटगांव से क्या है, नॉर्थ ईस्ट हमारे राज्य में जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट जो एक क्या है, आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे अभी तक सही तरीके से रेल, रोड और गैस, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की कमी है। सही तरीके से भारत से अभी भी इंटीग्रेट या जुड़ नहीं पाया है। तो इसे जोड़ने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का विकास करने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट के बगल में जो आसियान कंट्री हैं, 10 कंट्री शामिल है, वहां तक एक्सेस पहुंच बनाने के लिए भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश को आगे लेके आया है। इस तरीके से कोलकाता, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चिटगांव, अगरतला, ये सब आपस में अगर जुड़ जाए तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, और भारत आसियान कंट्री तक आसानी से पहुंच बनाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट म्यांमार से जुड़ता है हमारा, म्यांमार थाईलैंड से, कंबोडिया से, पुनः इसके बाद बोलेंगे वियतनाम से, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसी कंट्रियों से, इसको बोलते हैं 10 कंट्री आसियान में जुड़ जाएगा, और तेजी से उस रीजन का डेवलपमेंट होगा। अर्थात आसियान कंट्री से नॉर्थ ईस्ट का कारोबार तो होगा, ट्रेड होगा, जो भी बिजनेस चल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो चलेंगे। भारत से भी चल रहा है, मेन जो भारत का लैंड है इसके साथ में अच्छे से जुड़ जाएगा, पुनः बांग्लादेश के साथ भी जुड़ जाएगा। और बांग्लादेश का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश तीव्र गति से विकास कर रहा है, इसने पाकिस्तान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, जबकि पाकिस्तान से ही अलग होकर बना है। तो ये आपको ओवरऑल सिनेरियो बताना होगा, भारत बांग्लादेश के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रेल, रोड, बंदरगाह, बिजली पाइपलाइन को लेके, पाइपलाइन में अलग अलग है, गैस का पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन है, और फिर क्या है, पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए पाइपलाइन है। तो नेटवर्क जाल बिछते जा रहे हैं, और आगे दोनों का जो भी भविष्य है सुनहरा है।
ये है आपके पास कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के टॉपिक है, जिसमें आपको स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग जो राज्य के अंडर होता है, पुनः इसके साथ साथ क्या है कि सर्विलांस स्टेट किसे बोलते हैं, भारत बांग्लादेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ जो भी टेक्नोलॉजी से मुद्दा है, निजी सिक्योरिटी है ना, इसे पे फोकस करना होगा। ये सब मुद्दे हैं। स्टेबल बर्निंग एक मुद्दा है, तो इसे एक बार अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।